A mixture of SO2 and O2 at 1 atm in the mole ratio of 2:1 is passed through a catalyst at a rate sufficient for attainment of equilibrium the existing gas is suddenly chilled and analyzed and is found to contain 87% SO3 by volume. Calculate Kp for the reaction. रिएक्शन क्या होगी? कर पाओगे? इतना नहीं समझने आ रहा है तो तुम लोगों ने मोल लगाया कैसे? क्या है? SO2 और O2 क्या है? प्रेजेंट है। इसकी रिएक्शन करी और ये इस तरीके से पास करा, इतना सफिशिएंट पास था कि इसमें इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सके। और ये क्या फॉर्म कर रहा है? बाद में हमें मिलता है SO3। बैलेंस कर दो बस SO3 और क्या बोला गया है? इनके जो मोलर रेशियो वो क्या है? 2:1 में है। तो हमेशा मैंने आपको सिखाया है, देखो आपको केपी निकालना मतलब प्रेशर में डील करना, करेक्ट। और प्रेशर में यदि हम लोग डील कर रहे हैं तो जो मोल का रेशियो होगा वही क्या होता है? प्रेशर का रेशियो होता है। तो इसका यदि सपोज ये 2:1 में था तो इनके प्रेशर भी क्या होंगे? 2:1 में होंगे। सपोज इनिशियल प्रेशर P0 था तो इसका क्या होगा? 2P0 और इसका P0, क्योंकि इनके जो रेशियो है वो क्या है? मोलर रेशियो 2:1 है तो इनके प्रेशर का रेशियो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप डायरेक्ट यूज करो। लोगों को बहुत दिक्कत होता है इसको मोल से प्रेशर सोच नहीं पाते। जो चीज आप मोल में लगाते थे सब कुछ आप प्रेशर के लिए लगा सकते हो, वॉल्यूम के लिए लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्या मोलर रेशियो दिया था तो आपको क्या गिवन है? प्रेशर रेशियो पता है। इसको 2P0 इसलिए इसको क्या मानेंगे? करो चलो। अब वो जो 87% बाय वॉल्यूम दे रखा है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वो है, उसको आप यूज करते हैं। वो करेंगे तो सब कुछ कर। करना शुरू करो, डिसोसिएट करो। सपोज किसी से भी x कम करो, x कम। सपोज इससे x कम हो रहा है, ठीक है, तो इससे कितना कम होगा और इसका कितना फॉर्म होगा? करो, यही इक्वेशन लिखोगे ना। इक्विलिब्रियम पर आपको अब क्या केपी निकालना, मतलब इक्विलिब्रियम पर आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम पर प्रेशर करोगे तो मतलब क्या? इनिशियली एट t = 0 ये दे रखा है, तो एट t = t इक्विलिब्रियम क्या होगा? इससे 2P0 माइनस ये P0 माइनस समथिंग x हो जाएगा। यदि इससे x कम हो रहा है तो इससे कितना कम होगा? 2x। x डिवाइडेड बाय 1/2। 1/2 क्या 2 पर जाएगा ना? इसके मोल कितना आ जाएगा? इसका कम है एक है, इसका कोएफिशिएंट कितना? 2x कम हो। आया समझ में? बेसिक चीजें गलत नहीं करनी है। दीदी गलत कर दिए, ठीक है, तो पूरे 3 मिनट 4 मिनट क्वेश्चन ही सॉल्व करोगे और मिलना क्या है? आप -1 है ना? तो ये बेसिक चीजें गलत नहीं करनी है। थोड़ा सा जल्दी नहीं करना है, थोड़ा समय दो ना। मैं भी कभी नहीं करता ऐसे, मैं भी क्या करता हूँ सोच 1/2/2 2 पर जाएगा। और मैंने इसलिए इधर 2x इसलिए मैंने इधर x लिखा जिससे ये आराम से 2x। यदि इधर x लिखता तो इधर /2 में चलता, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग एनालाइज करना भी शुरू करो करके,
पॉइंट ऑफ व्यू से। इधर ये कितना फॉर्म होगा, यदि इसका x कम होगा तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। क्यों इतना सोचना क्यों है भाई, क्या है इसको मैंने क्या बोला था, मोल ऑफ O2 रिएक्टेड, जब नहीं चल रहा है दिमाग तो लिख के करो ना, मोल ऑफ O2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, इसके सपोज n है, ये हमें निकालना है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, यदि इससे कितने इसके रिएक्ट हुए x, तो x इंटू, तो इसके कितने फॉर्म होगा, करो ना भाई, ये यूज करो जो स्टोइकियोमेट्रिक लॉ हम लोग ने कल सीखा था, बार बार इसी को यूज करो, ठीक है। और मैंने एक चीज और भी सिखाया था शॉर्ट ट्रिक में, मैंने बोला था जो इधर होता है उससे डिवाइड करना होता है हमेशा, जो इसके मल्टीप्लाई में होता है उससे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो इससे आप इसको डिवाइड करोगे x अपॉन 1/2 x ही आएगा ना, रिएक्टेंट साइड से क्या करना था, डिवाइड करना, कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, बट कोई एक चीज याद तो रखो, दोनों भूल जा रहे हो, ठीक है। आगे समझ, इधर कितना फॉर्म हो जाएगा ये, अब आपको क्या गिवन है, 87% फ्रैक्शन बाय वॉल्यूम, करेक्ट। इसका मतलब क्या है, वो जो फ्रैक्शन होगा वो मोल में हो रहा है, मतलब बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 आपको 87 गिवन है, 0.87 गिवन है, तो आपको जो इनका प्रेशर का रेशियो होगा वही इनके मोल का रेशियो है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इनके जो प्रेशर का रेशियो है, सपोज ये 2x अपॉन टोटल कितना होगा इधर 2p0 माइनस 2x प्लस p0 माइनस x प्लस 2x, ये कितने किसके इक्वल होना चाहिए, 0.87, इसके कितने हैं 2x, n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, यही होता है शायद मोल फ्रैक्शन। n1 कितने मोल दे रखे, 2x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल, तो जो मोल्स क्या होगा 2x ही होगा, तो क्या होगा इस और इक्विलिब्रियम पर यही क्या दे रखा 0.87, इधर से क्या x निकल आएगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ठीक है। सॉल्व करो, एक मिनट में हो जाएगा, करो निकालो x, निकालो फास्ट, और एक बार x निकल आया तो इक्विलिब्रियम पर सबके पार्शियल प्रेशर पता चल गए, पार्शियल प्रेशर पता चल गए तो kp निकाल सकते हैं। आए समझ में, कुछ अलग करें हम लोग अभी तक, कुछ नया सीखे इधर, कुछ भी नया नहीं था, जो कल सीखे थे वही हम लोग इधर, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में इस तरीके से लैंग्वेज यूज करके कॉम्प्लिकेटेड कर, मतलब अब हम लोग गैस, अब हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा मोल, अभी तक हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, नॉर्मली जो डिसोसिएशन हुआ उसको डिसोसिएशन करा दिए जो कर रहे थे, बट अभी हम लोग थोड़े से मोल को मिक्स कर रहे हैं, और फिजिकल का क्वेश्चन अच्छा तभी होता है जब हम लोग एक से ज्यादा टॉपिक को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, और हर टॉपिक बेटा मोल के साथ मिक्स होता है, हर एक टॉपिक केपी 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 इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन है, जो इनके पार्शियल प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम पे ही है, तो अब केपी क्या होता है, कितना आया इधर से x 2.61 किलो, ई नॉट के टर्म्स में एक आंसर आएगा, वैल्यू है, हेलो
आया क्या कुछ x? 261 P नॉट अपॉन 287। उसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.97 P नॉट। ठीक है, ये आ गया। अब आप इधर पे पुट करके सबके इक्विलिब्रियम में प्रेशर निकाल सकते हो। 2P नॉट माइनस 2 इंटू 0.97, इसको ये क्या आ जाएगा? P नॉट माइनस 0.97 P नॉट, ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0.97। तो अभी सबके इक्विलिब्रियम पर प्रेशर पता है आपको, तो इधर क्या कर देंगे? जस्ट इधर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? क्लियर है? सॉल्व कर लो। कुछ होमवर्क दिया था मैंने, सेक्शन ए बी सी, इक्विलिब्रियम में नहीं दिया था? निकालो, बोलो कभी दे देता हूं। क्लियर दो, लाइन नहीं होगी। इक्विलिब्रियम का नहीं लाए? लाए बेटा? मेन, जिसके पास बेटा मेंस प्लस एडवांस वाला है वो सभी लोग सुनो जरा ध्यान से। जिसके पास मेंस प्लस एडवांस वाला है, मेंस वालों को फिर बताऊंगा इसके बाद। मेंस का किसी के पास हो तो वो लोग भी निकालो। एक्सरसाइज काम करो, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 पार्ट सेकंड, इसमें ऑब्जेक्टिव जहां से शुरू होता है वहां से क्या करना है आपको? सेक्शन ए लिख लो अभी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मेंस के लिए, एडवांस के लिए प्लस एडवांस जो है, ठीक है। और मेंस वाले भी सुन लो, सेक्शन ए, सेक्शन सबके लिए सेक्शन ए। देखो जो एडवांस वाले उनको एक्सरसाइज 1 का पार्ट सेकंड का सेक्शन ए सेक्शन बी करना है, और मेंस वालों को एक्सरसाइज 1 का पार्ट ए जो सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी दे रखा है वो सब करना है। कल नीचे, कल तुम लोग की शायद ऑर्गेनिक की क्लास चेंज होना है, कल पीटीएम है ना तुम लोग का, तो उसकी वजह से चेंज होगा थोड़ा। तो कल लेक्चर ऑर्गेनिक का होगा। हाँ कल शायद ऑर्गेनिक का होगा, अभी तुम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, मैसेज आएगा ग्रुप में। यदि सब ठीक रहा तो मतलब कल ऑनलाइन ही होगा और ऑर्गेनिक होगा। तो कल हम लोग स्ट्रक्चरल खत्म कर लेंगे, तो समरिज्म, हाँ वही स्ट्रक्चरल का जो आइसोमेरिज्म है उसको खत्म। कल जो शायद तुम लोग का जो फिजिक्स वाला लेक्चर है वो नहीं है, तो कल तुम्हारा एक ही लेक्चर होगा। तो बेसिकली तुम्हें सेक्शन ए, सेक्शन सुबह है सर, सेक्शन डी और सेक्शन ई, सेक्शन एफ, सेक्शन जी, सेक्शन एच, सेक्शन आई, बेसिकली सेक्शन आई तक आपको कंप्लीट करना है ये हो गया। किसके लिए सर? ठीक है सर अरे बात नहीं करना है, कहाँ तक करना है? सेक्शन आई तक। सिर्फ अभी सिर्फ 2 सेक्शन बाकी, मतलब समझ में आ रहा होगा चैप्टर में कितना खत्म हो गया, कम से कम 80% चैप्टर से ठीक है। तो समझ में आ गया, तो थोड़ा सा ही बाकी है, वैसे मैं एक और दे सकता था बट मैंने दिया नहीं। तो जब भी अपने नेक्स्ट वीक में जो क्लास होगी उसमें आपको सबको इतना काम करके आना, और सभी का ये एक्सरसाइज तक करना है क्या?
कौन से सेक्शन तक करना है, कौन से? अरे केमिकल इक्विलिब्रियम जी, उसके जो एक्सरसाइज 1 का पार्ट सेकंड है, मतलब जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होते हैं, उसका आपको सेक्शन फर्स्ट से लेके कहां तक था? आई तक, ठीक है। ए से आई करना है, समझ गए? ठीक है सर। अभी समझ गए? हाँ सर, हाँ सर। और जिस दिन इस नेक्स्ट वीक का जो फर्स्ट लेक्चर होगा, और ऑनलाइन वालों को क्या करना है, मेरे को पीडीएफ बना के भेजना है, और ऑफलाइन वालों को इधर आके दिखा सकते हो, मतलब क्लास के लिए आओगे तो दिखाओगे। मंडे नहीं होगा, तुम लोग का जो लेक्चर होगा वो ट्यूसडे से सर पढ़ने सैटरडे वैटरडे कुछ नहीं, वेडनेसडे को करना है। एक दिन में हो जाएगा, ट्यूसडे को टेस्ट भी दोगे ना तो वेडनेसडे तक हो जाना चाहिए। 3-4 घंटे करोगे तो हो जाएगा। अब बातें मत करो, अब बातें नहीं करो, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तुम लोग क्वेश्चन सही से नहीं कर पाते, क्वेश्चन और करो। An air sample containing air sample containing 21:79 मोल रेशियो आपको गिवन है। Of O2 and N2 of containing 21:79 मोल रेशियो आपके पास गिवन है, ठीक है। Of O2 and N2 of O2 and N2 is heated at 2400 degree C, is heated to 2400 degree C if mole percentage of NO at equilibrium, mole percentage of NO at equilibrium is 1.8%, is 1.8%. Calculate Kp for the reaction. Calculate Kp for the reaction. NO2 plus N2 plus O2 will form 2NO. इस पर्टिकुलर केमिकल परसेंटेज एनो एट इक्विलिब्रियम पे है। दोबारा सुनो, a air sample containing molar ratio 21:79 mole ratio of O2 and N2 is heated to 2400 degree C if mole percentage of NO at equilibrium is 1.8%. 1.8%. Calculate Kp for the reaction. Calculate Kp for the reaction. N2 plus O2 will form 2NO. ये इक्विलिब्रियम अचीव करो, इसको एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। जल्दी से करो, कैलकुलेशन फास्ट करो, नंबर तभी कैलकुलेशन करके आंसर लेके आओ। करो।
ऐसा कोई हो जिसको आइडिया नहीं लग रहा हो कैसे करना है, टाइम वेस्ट मत करो मेरे से, ठीक है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं। यदि किसी को आइडिया नहीं लग रहा है, जिससे हो रहा है वो करो, ठीक है, और जिससे नहीं आइडिया लग रहा है वो मेरे से नहीं ले लो। तो करो सर इसमें क्या सर कैलकुलेटर सर ये मान सकते हैं तो सही रहा है। राउंड तो इसको और अच्छा बेहतर तरीका बताऊं कि सपोज आपको दे रखा है, ठीक है, सभी ने ट्राई कर लिया होगा, कर लिया, बताऊं मैं, देखो जरा आंसर, लेकिन किसी का नहीं आया, तो नंबर किसी को नहीं मिल रहे, आया किसी का आंसर? एक मिनट देखो आंसर नंबर तभी मिलेंगे ना जब आंसर लेके आओगे। तुमने कितना सोचा इसकी कोई वैल्यू नहीं, एटलीस्ट इंडिया में, बाहर शायद हो तो ठीक है, बट इधर तो कोई वैल्यू नहीं बेटा, तुमने कितना सोचा, तुम्हें कितना आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यू है जब आप सही ऑप्शन टिक कर दो, तभी आप जेई में नंबर ला पाओगे, और जेई क्या कहीं पर भी कोई भी कुछ भी करना हो तभी नंबर आए। अरे एटलीस्ट आंसर तो आया, कुछ आया, माइनस में ला दिए सर एक नहीं, फोन रखो, एक बार यदि क्लास में फोन निकाला तो 4 दिन के लिए फोन नहीं मिलेगा। सर इधर देखो, और कैलकुलेटर तो घर पे भी यूज करोगे तो बहुत बुरा होगा। कैलकुलेटर कभी किसी को यूज नहीं करना है, क्योंकि जेई में आपको कैलकुलेटर तो नहीं देगा, ठीक है, हाँ तुम्हारा कुछ जुगाड़ हो, सर वो कंपास आती है ठीक है। इधर देखो, आपको क्या दे रखा है, जो मोल रेशियो को 21 रेशियो 79 दे रखा है, इसका मतलब क्या है, आपका जो मोलर रेशियो है उसी के रेशियो में आपका प्रेशर होगा, और यदि आपको इस तरीके से पी नॉट अभी लेना होगा करे कभी, तो उसको क्या कर लिया करो, 1 ले लो, 100 में ले सकते हो, कि सपोज 100 में 21 इसका है, 79 इसका है, तो सपोज यदि ये 21 है, ये 79 है, इससे कुछ x कम होगा, इससे कुछ x कम होगा, तो इसका कुछ 2x कम होगा, फिर से ये परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब फिर से आपको मोल फ्रैक्शन ही गिवन है, करेक्ट, इसका 1.8% है, इसका मतलब क्या, आपको मोल फ्रैक्शन ही गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन, सही किया मैंने सब, प्लस 79, x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.0, ठीक है, इससे क्या हो गया, ये 100 मल्टीप्लाई कर दो, x निकल आएगा 0. आगे समझ, ठीक है, 0.9 1.8 अपॉन 0 हो गया। अभी क्या आपको सबके पार्शियल प्रेशर पता है, करेक्ट, आपको सबके पार्शियल प्रेशर पता है, यदि सबके पार्शियल प्रेशर पता है तो आप क्या कर सकते हो, सभी के केपी निकाल सकते हो, और क्या कर सकते हो, यदि इसको आपको पार्शियल प्रेशर में करने का मन, आपका क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, क्या कुछ पी टोटल दिया है आपको, नहीं दिया, टेंपरेचर कोई बात नहीं, तो सपोज इसके आप क्या करो, इंडिविजुअल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर क्या आएगा, इधर पर आपको पता है इसका मोल कितना है 21 माइनस 0.9, इसका 79 माइनस 9, और इसका कितना 2x, तो इसका P1 क्या होता है एक्चुअली में x1 into P टोटल, सभी के पार्शियल प्रेशर निकाल लोगे, P टोटल कोई P नंबर, क्योंकि आपको पता है कैंसिल होगा, इसलिए नहीं दे रखा है, क्योंकि कैंसिल हो जाना है, यदि कैंसिल नहीं होना होता तो आपको देता है समझ में, इधर से क्या हो जाएगा P1, यदि इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई टोटल तो क्या है 100 ही है, ठीक है,
इंटू इस तरीके से आप सबके निकाल लोगे। तो सिंपल में ये 100 हटा दूं, ये पी टोटल हटा दूं, तो इसी का मल्टीप्लाई कर दूं सीधे सीधे, ये जो दे रखा है तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर इधर 79 माइनस x और इधर 21 माइनस, इसको सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू पुट कर देना। सर आंसर क्या है? आंसर है तुम्हारा 2.06 into 10 to the power -3। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही ऐसे क्वेश्चन करा, ऐसे ही आपको एग्जाम में दिए, कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। आप देख पा रहे होगे इधर पे जितना दिमाग की जरूरत है वो बहुत कम है, तो बराबर करे जाएगी ना चीजें, मेहनत करवाएगा आपसे। यदि दिमाग ज्यादा यूज हो रहा होता तो फिर कैलकुलेशन इजी कर देते, बट इधर पे केमिकल इक्विलिब्रियम में खास तौर से कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट लगने नहीं होते, बस बेसिक कॉन्सेप्ट इतने ही सिखा, तो आपसे थोड़ा हैवी कैलकुलेशन ये आता ही आता है, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, ये आएगा। ठीक है, एक और एक काम करते हैं, आप नंबर में नहीं, हम एबीसी, ठीक है, उसको तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो जरा, अब यदि मैं आपको लिखो जरा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा तुम लोग को ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन बता दिया गया, वो बता दिया ना, अरे डालो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हमें क्या देखना बेटा, एप्लीकेशन देखना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब जरा देखो, ये यदि सपोज आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो क्या आप इससे क्या क्या इसके एप्लीकेशन है और इसको देखकर आप क्या क्या बता सकते हो, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखो हेडिंग स्टेबिलिटी, डालो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। टॉपिक आप बता सकते हो आप एक बार? टॉपिक हेडिंग डालना था एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो आपको पता है क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें सब टॉपिक हेडिंग डालो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं आपका जो K है वो बहुत ज्यादा है, मतलब K इंक्रीजिंग, मतलब बहुत ज्यादा K की वैल्यू जो गिवन है वो क्या बहुत ज्यादा है, इससे आप क्या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की बता सकते हो? K बहुत ज्यादा है, इसका क्या मतलब, जो आपको K की वैल्यू जनरली गिवन होगी, K की वैल्यू यदि आपको गिवन है तो उससे क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। देखो K बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, और यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि ये A से जो B का फॉर्मेशन है इसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इधर से इधर जो रिएक्शन जा रही है वो ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि इससे इधर आना क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है,
इसका मतलब क्या है, यदि के ज्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट आपका ज्यादा स्टेबल है। करेक्ट। तो के की वैल्यू देखकर हम लोग प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट। तो हम लोग इधर क्या बोल सकते हैं कि यदि ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, ओके। और यदि के कम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, ठीक है। इसका मतलब है ये इधर पे आप कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और इधर कॉन्सेंट्रेशन, फिर इधर लिख लेना। इससे क्या मतलब है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है। तो इधर क्या लिख लेना, हेंस स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। क्या है आपके पास के का वैल्यू, ठीक है। के का वैल्यू बहुत ज्यादा है, के का वैल्यू यदि बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि जो ये जो रेशियो है, ये के का वैल्यू ज्यादा कब आएगा, जब ऊपर वाला नंबर बहुत ज्यादा और नीचे वाला बहुत कम है। यदि ऊपर वाला नंबर बहुत ज्यादा है इसका मतलब इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यदि कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, इससे हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा। इसका इधर से इधर फॉर्मेशन क्या है, फेवरेबल है, मतलब इसका फॉर्मेशन ज्यादा है। इधर से इधर का इसका फॉर्मेशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो ज्यादा, देखो मॉलिक्यूल ज्यादा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहे, स्टेबल फॉर्म में। हम लोग भी क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं हो गया, तुम लोग हो गए, ठीक है, समझ गए। तो सबको क्या होना है, स्टेबल होना है, राइट। तो ये क्या, इसको स्टेबल करना, इसको स्टेबल होना है। यदि इसको स्टेबल होना है इसका मतलब क्या है कि इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो तभी ये स्टेबल है, अदरवाइज ये क्या कोशिश करता है, इधर वापस जाने की कोशिश करता है। इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन यदि ज्यादा है इसका मतलब क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब वो कम स्टेबल है, करेक्ट। इसका मतलब के कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि ये इसी फॉर्म में रहने की कोशिश कर रहा है, इसी फॉर्म में रहने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो हम लोग के को के की वैल्यू देख कर क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यदि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूं, x plus O2, x2 plus O2 क्या बना रहा है, XO बना रहा है। इसका के आपको 10 दे रहा है, और x2 plus O2 ठीक है, इसका के क्या दे रखा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, इन दोनों में इसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट के की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यदि ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। एक एक चीज और थोड़ा सा चेंज करूंगा, एक काम करो, थोड़ा सा कंडीशन बदल लो। इधर क्या आ जाएगा, XO2, करेक्ट। यदि मैं इधर क्या करता हूँ, O2, इसका के आपको 10 दे रखा है, इसका आपको 100। आप बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्या हो जाएगा, XO2 is greater than, more stable than, क्योंकि इसका क्या है, इसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसका ज्यादा रिएक्टेंट्स पे बेस नहीं करना, सिर्फ के पे बेस करना, सिर्फ के पर बेस्ड। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, ऐसे पूछा जाएगा which oxide is more stable, आप क्या बोल सकते हो, XO2 is more stable than XO2। कुछ सही नहीं, मैं RGIPT से पढ़ा, मैंने गुवाहाटी में इंटर्न करा है,
साइड वाले की बात है तो सारे सर क्या होगा फेसबुक ही देखा आपको कुछ देखा नहीं नहीं रेजोनेंस में डाला है रेजोनेंस के पैकेट के और एक लिंक्ड है दिया रेजोनेंस में तो नहीं डाला है अभी मैंने दिया ही नहीं रेजोनेंस नहीं रेजोनेंस में तो बाकी सर आपका लिंक्ड हो गया ये एक और क्वेश्चन कराऊं हाँ यार नेक्स्ट देखो जरा क्वेश्चन लिखो पहले which oxide of nitrogen is more stable which oxide of nitrogen is more stable ठीक है पहला है आपके पास मैं इक्वेशन दे दे रहा हूं N2 से क्या बन रहा है 2O2 से क्या बनेगा 2NO2 ठीक है और इसका जो K वैल्यू है वो है आपका 10 to the power minus 3 ठीक है फिर नेक्स्ट क्या है 2N2 प्लस O2 से क्या बन रहा है सपोज 2N2O और इसका K आपको दे रखा है 10 to the power minus 1 2N2 ठीक है तो ये यूनिट टेस्ट हो जाएगा अगले यूनिट टेस्ट में तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम ठीक है क्या हो रहा सर मिक्स में और 3 चैप्टर आ जाएंगे 360 हां 2NO गैस अरे जल्दी तुम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हो हो गए ये और तेज चल रहा है पूरा इतना भी जल्दी स्कूल किससे तो कंपेयर इस फील्ड को कोई मैच नहीं कर सकता फीड करके छोड़ दिया वो स्पेशल टैलेंट है उसका वो अपने आप को ही समझा ले ये बहुत बड़ी बात है छोड़ो देख रहा था वो लोग बुक से पोर्शन लिख देते इतना लिख के कोई 9th क्लास का बच्चा था मैं देखा कि क्या पढ़ा रहे बुक को शेयर कर रखे थे बस ये बताते जा रहे थे कि ये इतना पढ़ा ये लिख लेना अपनी कॉपी पढ़ा किस लिए रहा हूँ कौन सी स्कूल सब स्कूल में सब स्कूल में हमारे इधर का नहीं है करो जरा ये 4 ऑक्साइड है बेसिकली आपके पास इन 4 ऑक्साइड का क्या करना है आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है या सिंपल बता सकते हो मोर स्टेबल बता क्वेश्चन समझ में आया सभी को ये 4 ऑक्साइड है ठीक है इन 4 ऑक्साइड में बेटा आपको बताना है कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है या आप ऑर्डर बता दीजिए चारों सर सबसे स्टेबल थर्ड वाला होगा सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वाला होगा बस यही मेरे को उम्मीद थी और सबको मिलेगा 0 नहीं माइनस हो गया सेकंड आ गया सेकंड वालों को भी एक और माइनस सर 10 में से माइनस और कोई फोर्थ
-1 ही है। तो सर फर्स्ट और एक और माइनस, अरे ये फोर्थ बचा है सर बेटा वो। फोर्थ वाला, सर फोर्थ वाला +4 कर दो, प्लस होना जाएगा। वेरी गुड बेटा। बस तुम्हारा ही कमी था। 3 गलत होने के बाद मेरे को नहीं पता था चौथा करने। आप सोचो कैसे कैसे बता मतलब हाँ सर हो गया। क्या हो गया पता सर उसको ऐसे आ गया क्यों आ रहा है ये पूछा है। सोचो आप लोग सोच पाओगे। सर यहाँ पर लास्ट में के का वैल्यू सबसे कम है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा है सबसे कम तो के भी है हो सकता है सर रिएक्टेंट का वो ज्यादा स्टेबल है। तुम सोच ही नहीं रहे, बस तुम देख रहे हो। उसमें जो ये वैल्यूज है ना तुम सिर्फ देख रहे हो, कम है ये हो गया। इसमें सोचना भी है थोड़ा सा, वो सोच ही नहीं पा रहे हो तुम। कौन बोल रहा है ये? सही बोल रहा हूं। सर हाँ सर क्या बोलो बोलो। सर वो जो है ना उसके अंदर हम लोग रिएक्टेंट साइड में देखेंगे कि वो जो साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो देखेंगे, तो फिर उधर दो इसमें 2n2 2n2 आ रहा है, तो वो दोनों स्टेबल में सबसे ज्यादा रहेंगे। तो फिर उसके बाद फिर k का कोएफिशिएंट देखेंगे, तो k जो है वो सेकंड में 10⁻⁻1 है और फोर्थ में 0.025 है, तो फिर फोर्थ वाला आ जाएगा क्योंकि उसका ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड। ठीक है करेक्ट वेरी गुड। इधर देखो बेटा, डेटा को एनालाइज भी तो करो, सिर्फ के की वैल्यू थोड़ी देखना है। ये प्रोडक्ट तब स्टेबल ज्यादा होगा जब के का वैल्यू ज्यादा हो। अभी क्या प्रोडक्ट के ये इधर प्रोडक्ट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, और इधर क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट साइड है। यदि इधर पर यदि आपका ये वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा, और इधर पर देखोगे तो ये क्या, ये ज्यादा स्टेबल होगा इनकी, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, कम आ रही, मतलब प्रोडक्ट कम स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। बट इधर आप देखोगे तो इसका रिएक्टेंट ही जो ज्यादा स्टेबल है। अब आपको इनमें आपस में कंपेयर करना है, तो सबको प्रोडक्ट साइड बनाओ या सबको रिएक्टेंट साइड बनाओ, तब आप आपस में के की वैल्यू कंपेयर कर पाओगे ना। इनको यदि आप रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड बनाओगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका फिर है समझ में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, N2O3 देन NO देन N2O, उसके बाद आया समझ में। तो मोर स्टेबल क्या होगा। यदि आपको बेटा इक्वेशंस को कंपेयर करना है तो हमेशा क्या करो, एक साइड लेके आओ, क्योंकि आप अब आपको वैल्यू भी कंपेयर करना है और यूज तो वैसे ही नहीं करना है। तो पहले क्या करो, इस तरफ लेके आओ, फिर आप उनकी वैल्यूज आया समझ में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकंड सब पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बाद सेकंड स्टेबिलिटी क्या था, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होगा ना, रिएक्शन नहीं बोला, रिएक्शन ठीक है। यदि सपोज आपको पता है, तो क्या पॉइंट डाले, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, सपोज जो के होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अरे ठीक है। तो अभी यदि सपोज ये यदि के इक्विलिब्रियम होता है तो इधर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन। बट आपके पास बेटा अभी
कुछ नॉर्मल के दे रखा है किसी और पॉइंट पर, तो आपसे पूछ रहा है कि रिएक्शन का कितना एक्सटेंड हुआ है, बेसिकली रिएक्शन कितनी कंप्लीट, क्या रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव किया या नहीं किया, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम कर चुकी है या नहीं कर चुकी है, बेसिकली कितना परसेंट आपका रिएक्शन कंप्लीट, करेक्ट, वो क्या बताएगा आपको, एक्सटेंट ऑफ, इसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, इसी को आप क्या बोल सकते हो बेटा, क्यू भी बोलते हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, क्यू, इसको क्या बोलते हैं, क्यू सेंट, ठीक है। अभी इसको क्या बोलेंगे, ये बेसिकली आपका क्या होता है, एट एनी पॉइंट, ये क्या होता था इक्विलिब्रियम पर, ये क्या है एट एनी पॉइंट, यदि आप देखोगे तो है तो वैल्यू सेम ही, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बट अब जो इक्विलिब्रियम पर हम लोग लिखते थे, अब हम लोग कहां पर लिख रहे हैं, उस पॉइंट, ठीक है। तो क्यूसेंट बोलते हैं इसको, के से, या एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं, इसको जनरली इस तरीके से डिफाइन करा जाता है। तो आप जरा देखो ध्यान से समझना, यदि बेटा आपका Q का वैल्यू K से कम है, Q का वैल्यू K से कम है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन ज्यादा हाँ ज्यादा स्टेबल नहीं होता, मतलब आपका अभी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं करा है, करेक्ट, ये आपका अभी तक क्या हुआ, या इसका यदि कम है, इससे वैल्यू, इसका मतलब क्या है, क्या इसने इक्विलिब्रियम अचीव किया, अभी नहीं किया। यदि Q इज इक्वल टू K होता तो क्या बोलता मैं, तो मतलब जो Q है वो मतलब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम, Q है बेटा आपका किसी भी पॉइंट पर, जैसे K लिखते थे, K क्या होता था इक्विलिब्रियम पर आपका इक्विलिब्रियम पर ही होता है। रिएक्शन कांस्टेंट, वैसे ही बेटा रिएक्शन कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, उसको आप Q से लिखते, सपोज आपको बेटा T इक्वल टू 5 मिनट बाद आपके पास कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या 5 मिनट बाद उसने इक्विलिब्रियम अचीव किया, तो आप कैसे देखोगे, 5 मिनट पर आप क्या निकालोगे, Q निकालोगे और उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करोगे, यदि उसका वैल्यू K से कम है मतलब उसने इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया, बराबर है मतलब इक्विलिब्रियम पर है, और यदि K से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, बहुत समय हो गया है बेटा इक्विलिब्रियम अचीव, आया समझ में। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करने के हम लोग क्या यूज करें, ठीक है, अगर ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे, क्या बोल रहे हो, अगर Q जो है वो K से ज्यादा होगा तो क्या बोल सकते हैं फिर हम लोग, मतलब रिएक्शन बेटा इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है, अभी मैं लिखा तो दे रहा हूं, फिर परेशान मत हो, ठीक है, सर डाउट, अभी मैं सब लिखाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है, सिर्फ अभी ये समझो क्या मैंने क्यों डिफाइन करा है, ठीक है, और क्या उससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, ये समझ में आ गया, बेसिकली हम लोग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट, आ गया, क्लियर है, यस देखो जरा लिखो, इधर पे थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर लो, इधर को इधर आए, इसको सही लिखो, लिखो एट ईच पॉइंट इन अ रिएक्शन at each point, basically reaction कोएफिशिएंट का मैं डेफिनेशन, ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट हेडिंग डाल लो और उसमें लिखो at each point in a reaction, at each point in a reaction at each point in a reaction we can write a ratio of concentration, we can write a ratio of concentration terms having the same form as equilibrium constant expression. We can write a ratio of concentration terms having same form as the equilibrium constant expression. This ratio is called सर हैविंग सेम फॉर्म एज
as equilibrium constant expression, this ratio is called reaction coefficient, denoted by The equilibrium constant. Equilibrium constant expression. This ratio is called reaction coefficient, denoted by simple Q. तो बेसिकली Q को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यदि हमें Q भी लिखना है तो हम क्या, जैसे हम लोग इधर लिखते थे Q, इसको हम लोग Q बोल सकते हैं, या जैसे हम लोग K को इस फॉर्म में लिखते थे, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D divided by concentration of A to the power A और B to the power B. यदि आपका कोई रिएक्शन A प्लस B से क्या बना रहा है, C प्लस B, तो इसका आप K लिखते थे तो Q को भी आप क्या लिख सकते हो, सेम इस तरीके से। ये आपका कहाँ था, एट इक्विलिब्रियम पर था, और किसी भी पॉइंट पर यदि आपको लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो किसी पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे मतलब किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट लिखना है, मतलब इक्विलिब्रियम के अलावा और किसी भी पॉइंट पे यदि आप लिखना चाहते हो, वो किससे लिख सकते हो, उसको आप क्यू बोलोगे, और इसी तरीके से लिख सकते हो जैसे आप एक्सप्रेशन लिखते थे किसके लिए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और क्या हेल्प हो जाएगा इससे, और देखो जरा, एक तो ये पता चल जाएगा बेटा इक्विलिब्रियम अचीव किया या नहीं किया, करेक्ट। और देखो जरा, आपको और क्या पता कर सकते हैं हम लोग, यदि सपोज, समझना बड़े ध्यान से, यदि सपोज Q का वैल्यू, जैसे इसी केस को ले लें, ठीक है, ये तो पता चल जाएगा इक्विलिब्रियम अचीव किया या नहीं किया, या कहां पर है रिएक्शन। ठीक है, अब सपोज ये आपका जो Q आया वो K से कम, जो Q आया वो K से कम है, इसका मतलब क्या है, अभी आपका इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया। यदि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं किया, इसका मतलब है रिएक्शन का डायरेक्शन कहां पर है, फॉरवर्ड। मतलब अभी रिएक्शन क्या कर रही होगी, अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट का, अभी सपोज आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से कम है Q, इसका मतलब है आपको अभी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाना है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन कहां से आ रही है, तो हम लोग बेटा इससे डायरेक्शन को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि सपोज Q इज इक्वल टू K है तो क्या बोलोगे, एट इक्विलिब्रियम Q इज लेस देन K है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और यदि K आपका क्या है, लेस देन Q है, इसका मतलब क्या है, अब आप रिएक्शन बैकवर्ड जा रहे हैं, समझ में, तो ये भी लिख सकते हो। तो लिखो सर, एक बार डायरेक्शन वापस बता दीजिए। रिएक्शन डायरेक्शन ऐसे समझो, सपोज बेटा A से B, ठीक है, अभी मैंने at =0 देखा तो ये बेटा 10 कुछ A था, इससे t टाइम पर क्या होगा, कुछ कम होगा, इसका x फॉर्मेशन होगा, और जो इसका जो इसकी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो कोई एक फिक्स नंबर होगा, करेक्ट। अभी मैंने इस टाइम t पर Q निकाला और मेरे को पता चला कि जो Q है वो लेस देन K, इसका मतलब है कि अभी जितना प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर होना चाहिए उतना अचीव नहीं किया, इसका मतलब क्या, अभी ये रिएक्शन को फॉरवर्ड ही जाना है। से हम लोग डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन का डायरेक्शन कहां होगा, और यदि आपका Q बराबर K है मतलब है, और यदि Q ज्यादा है K से, इसका मतलब क्या है, अब आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गया है और इक्विलिब्रियम हमेशा अचीव करना है उसको, वो क्या करेगा, वापस तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, क्यों ज्यादा तो भी इक्विलिब्रियम रीच होना या होगा, Q ज्यादा है तो होगा, बट अब देखो क्या होगा, Q ज्यादा हो गया, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, रेट बराबर होगा, करेक्ट, बट अभी क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा, अभी Q ज्यादा होगा ना, अदरवाइज इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, इसका मतलब क्या है,
कि वो उस उधर पर बेटा रेशियो के बराबर ही होगा। अब यदि ज्यादा हुआ मतलब क्या, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, कम, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। आया समझ? Yes. सर देखो। सर सर एक डाउट देखो है जरा, हाँ डाउट पूछो। सर। अभी आपने बताया कि अगर क्यू है वो एक इक्वल रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम में, और जो क्यू है वो अगर ग्रेटर देन के रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम अटेंड हो चुका है। क्यू क्यू अटेंड ग्रेटर हो देन, चुका है, एक बार हो चुका है, पर वापस हमें अटेंड भी तो कराना है। हमेशा बेटा जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी उसको हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहने की कोशिश करना है। बट आपने कुछ ऐसा किया, या तो सपोज इस रिएक्शन हो रहा था और आपने कुछ क्या करा, प्रोडक्ट ऐड। अब प्रोडक्ट ऐड कर दोगे, उस समय पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, तो उधर पे जो क्यू निकालोगे वो बहुत ज्यादा आ जाएगा। करेक्ट? यदि अब क्यू ज्यादा आ गया तो अब फिर से वो वापस क्या करेगा, अपना इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, अभी आया समझ में? हाँ सर। ओके, देखो, इफ Q is greater than Kc, if Q is greater than Kc, the reaction will proceed in backward direction until equilibrium is reached. If Q is greater than Kc, reaction will proceed in backward direction until equilibrium is achieved. If Q is less than Kc, if Q is less than Kc, reaction will, second point, if Q is less than Kc, reaction will proceed in forward direction until equilibrium is established. If, third point, if Q is equal to Kc, reaction is at equilibrium. अब जरा देखो, ये तो हो गया आपका रिएक्शन। अब सपोज आपको कोई बोले रिएक्शन, जो अब सपोज आपको कोई बोले, आपको जो के दे रखा है, ठीक है, या मैं ये बोलूं आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ही दे रखी है, ठीक है, कुछ देखो हर एक की वैल्यूज का कुछ रेंज होता है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिनके के की वैल्यू बहुत कम होती होगी, जैसे वो सारी रिएक्शंस, जैसे सपोज ए से बी का फॉर्मेशन, ठीक है, और ये ए से ये ए इस बी में जाना ही नहीं चाह रहा है, ठीक है, यदि ये ए है और ये बी है, सपोज ए से बी, तो अब ये इधर से इधर जाने की, यदि ये ए बी में कन्वर्ट ही नहीं होना चाहिए, तो क्या इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा या ज्यादा? कम होगा, क्योंकि सब अब बेसिकली कहने का मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल मतलब कि बहुत कम होगा, और के यदि बेटा बहुत कम मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 10 to the power -6 -3 -2 की रेंज में के, तो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, करेक्ट, मतलब प्रोसीड ही नहीं करी रिएक्शन, और करी भी तो बहुत कम, करी तो होगी थोड़ा बहुत तो क्या ही रहा, मतलब प्रोडक्ट थोड़ा बहुत तो बना ही हुआ है, ठीक है, यदि के बहुत ज्यादा है, जो नॉर्मली के जो होता है उससे बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, करेक्ट, और यदि जो केसी है मतलब के है, यदि बेटा एक
मॉडरेट वैल्यू है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो 10 टू दी पावर -3 -2 इस तरीके से, मतलब -3 ना बोलो, 10 टू दी पावर 2 3 4, मतलब 100 200 400 इतने डिफरेंस है। चलो इस रेंज में यदि आपका क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, इसका मतलब क्या है अब इसने इक्विलिब्रियम अचीव किया है। ऐसा समझ में क्लियर है? तो किस टाइप के एक रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे, जो जिनका के क्या होगा एक पर्टिकुलर रेंज में आ रहा है। देखिए बहुत ज्यादा है इसका मतलब है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की, और जो जिसका के बहुत कम है इसका मतलब कि रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करे, करेक्ट। और जब यदि जो आपका रिएक्शन है वो उसका जो के की वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर रेंज में, तो आप क्या बोलोगे, अब वो रिएक्शन हो सकता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है। समझ में? तो मैं एक बार रेंज बता रहा हूं, ठीक है। जैसे सपोज इस तरीके से मैं बोल दूं, ये इस तरीके से रिएक्शन यदि प्रोसीड करे, तो यदि यहाँ पर के एक पर्टिकुलर रेंज मतलब 10 टू द पावर -3 से लेकर 10 टू द पावर 3 तक की रेंज, मतलब आपका जो केसी है वो इस रेंज, इधर क्या बोलेंगे, इधर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। यदि इससे कम है मतलब इस तरफ है, इधर हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करेगी, और इधर यदि पहुंच गया मतलब केसी की वैल्यू इससे ज्यादा है, मतलब 10 टू द पावर 6 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर 18 इस तरीके की इक्विलिब्रियम की वैल्यू है, के की वैल्यू इसका मतलब क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, इसको लिख लो। मतलब ये रेंज याद रखोगे बहुत ज्यादा, देखो ये रेंज कोई बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसको आप याद ही रखो, बट आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली में केसी किस रेंज में होगा तब आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये केसी की वजह से एग्जांपल है स्टैंडर्ड मान के कर सकते हो, मतलब एक रेंज है बेसिकली। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हो, तो फिक्स्ड नहीं है, 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर 4 भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें लिख लेना रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, इधर लिख लेना हार्डली टू प्रोसीड, इधर लिख लेना क्या ऑलमोस्ट। तो बेसिकली एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू है तो ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल वैल्यू है तो हार्डली टू प्रोसीड। आप रिपीट सकते हो रेंज अगर एक्सट्रीमली होगा तो क्या क्या वो आप रेंज आपको बता सकते हो कैसे क्या लिखना है। मैं इधर बोल रहा हूँ, यदि केसी है इसका मतलब केसी इस रेंज में है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन आपका एक एट इक्विलिब्रियम है। यदि बेटा के की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है तो आप बोलोगे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, और यदि बेटा इधर मतलब के का वैल्यू बहुत कम है इसका मतलब है वो रियरली शुरू हुई होगी, हार्डली टू प्रोसीड। ओके सर। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड सबको क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम आना है। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम हेडिंग डालो, लीच एटेरियल प्रिंसिपल। लीच एटेरियल प्रिंसिपल, लीच एटेरियल प्रिंसिपल। टॉपिक है ना लीच है ये। लीच एटेरियल प्रिंसिपल बहुत फेमस आदमी है। ठीक है, जब कहीं पर फैक्टर है ना, आपसे आंसर ये नहीं आएगा अलग तो से लिखा है लो। लीच एटेरियल प्रिंसिपल है। ठीक है, क्या बोल रहे हो? अलग से लॉ लिखना है कि ये फैक्टर में जाएगा? ये जो मैंने फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखाया उसमें सब हेडिंग डालो लीच एटेरियल प्रिंसिपल। पहले इसको समझेंगे फिर सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। समझ गए? लीच एटेरियल प्रिंसिपल हेडिंग डालो।
देखो ये मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तो तुम लोग को समझ में आएगा। यदि कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अभी हम लोग यदि रिएक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश, सपोज मैं रिएक्टेंट ऐड कर दूं, प्रोडक्ट ऐड कर दूं, या मैं कोई इनर्ट गैस ऐड कर दूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, प्रेशर इंक्रीज कर दूं, वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं, कुछ भी, बेसिकली मेरा काम क्या है, मेरे को रिएक्शन को डिस्टर्ब करना है। मतलब मेरे को ये पता करना है, जैसे आपने हेडिंग डाल रखा है फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिससे आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, ठीक है। तो कोशिश तो हमेशा याद रखना बेटा, ये प्रिंसिपल भी है प्रिंसिपल कि हमेशा इक्विलिब्रियम जो भी आप चेंज करे होगे, जो भी आप डिस्टर्ब करे होगे, जो भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करे होगे, इक्विलिब्रियम या कोई भी केमिकल इक्वेशन उसको नलिफाई करने की कोशिश। जैसे सपोज आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, A + B will form C + D। सपोज मैंने C की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी, C की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दी। यदि C की कॉन्सेंट्रेशन मैंने इंक्रीज करी, इसका मतलब क्या है, मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करा। मतलब अब इधर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी K से। Q की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी K से। तो रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए, मैंने क्या बोला था, बैकवर्ड जाएगी। और बैकवर्ड क्यों जा रही, क्योंकि बेटा इसने जो किया, मैंने जो किया, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, इसको क्या करना है, नलिफाई करना है। इसका मतलब क्या है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन वो डिक्रीज करना शुरू करेगा, और डिक्रीज करना है, इसका मतलब ये कहां जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। आगे समझ में। तो मैंने एक बात और बताया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से चेंज नहीं। आगे समझ। तो यदि आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन का डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, बट कभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं। क्लियर है। तो क्या समझ में आया, ली चैटेलियर ने क्या बोला कि हर एक इक्विलिब्रियम में आप जो कुछ भी डिस्टर्ब करो, जो भी चेंजेस करोगे, उस चेंज को वो नहीं। आप प्रेशर इंक्रीज करो तो उसकी कोशिश क्या होने लगी कि प्रेशर को डिक्रीज करे, ठीक है। आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दोगे तो वो क्या करेगा, इसको कम करने लगेगा, मतलब डायरेक्शन में मूव करेगा, करेक्ट। तो जो भी आप चेंजेस करोगे उसको क्या करेगा, वो नलिफाई करने की कोशिश करेगा। बस इतना ही क्या है प्रिंसिपल। यदि आप इतने पे स्टिक करोगे तो आप सारे आंसर कर सकते हो, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना, ठीक है। देखो जरा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल हेडिंग डाला है, देखो इसमें it states that if equilibrium is disturbed, it states that if equilibrium is disturbed by any factor, it states that if equilibrium is disturbed by any factor, that determine equilibrium, then equilibrium shift in a direction, so that shift in a direction so that change of effect may be nullified. ठीक है, पहला सब पॉइंट डालो इसमें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Change in concentration of reactant and product। अब सपोज मैं, आप बताना डायरेक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ठीक है। सपोज मैं बेटा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी।
करेक्ट। यदि मैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करूं तो क्या होगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड। यदि मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूं तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड और यदि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करूं तो कहां जाएगी? बैकवर्ड इसको थोड़ा आप अपने से लिख लेना। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब मैं तो अगर समझ। अब यदि मैं प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करूं तो क्या होता है? सेकंड पॉइंट डालो, प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसमें एक पॉइंट लिखो, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, if pressure is increased, then equilibrium shift in direction, then equilibrium is shift in direction. If pressure is increased, then equilibrium shift in direction, where number of moles of, where number of gaseous moles is less, where number of gaseous moles is less. अच्छा, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जो मैंने ये पॉइंट लिखा, क्या ये सही लिखा? सोचो इसके बारे में। लास्ट बोलो जो गैसियस मोल्स where number of gaseous moles is less, बेसिकली जहां पर बेटा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम है, उधर पर हमेशा क्या होगा? डायरेक्ट उस डायरेक्शन में यदि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, यदि आपका प्रेशर इंक्रीज करा जाए। सोचो इसके बारे में। यदि प्रेशर इंक्रीज करा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करा, इसका मतलब क्या है? अब किसका प्रेशर इंक्रीज करा? मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। प्रेशर इंक्रीज करा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही। ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना मतलब वो जो पार्टिकल्स रहेंगे उसमें ज्यादा कोलाइड होंगे। देखो समझो ना, यदि सपोज कुछ ऐसे N2 plus 3H2 will form 2NH, ठीक है। अब इसका जो Kp लिखोगे वो क्या लिखोगे? करेक्ट, ठीक है। अब सपोज ऐसा कुछ है और ये जो प्रेशर कम या ज्यादा करने की बात कर रहा है वो इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज कर रहा है। करेक्ट, इक्विलिब्रियम यदि प्रेशर चेंज करेगा तो इनके जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या चेंज होंगे, ठीक है। यदि सपोज आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा? वो डिपेंड करेगा बेटा इधर पे नंबर। करेक्ट, यहाँ पर आप पावर देख रहे होगे तो नीचे पावर क्या है? ज्यादा है। करेक्ट, यदि नीचे पावर ज्यादा है मतलब जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा आपका? तो क्या होगा, इधर यदि प्रेशर इंक्रीज करा मतलब केपी कम होगा, केपी कम होगा तो केपी इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। करेक्ट, तो मतलब उस ये जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट मतलब ये स्टोइकियोमेट्रिक इसके क्या होंगे? ज्यादा होंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका शिफ्ट होगा। इसी को हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है कम है। समझ में क्लियर आया ना?
यदि सपोज आपके पास, मैं एक एग्जांपल के थ्रू, हाँ, सपोज इसका प्रेशर बेटा 10 है, इसका 5 है, मतलब ठीक है 5 और इसका 5, इक्विलिब्रियम प्रेशर मैंने इंक्रीज करा, सब में 10 ठीक है। तो ओवरऑल बेटा देखोगे तो इधर पर जो इंक्रीमेंट है वो नीचे ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है, ज्यादा है। यदि इधर ज्यादा हुआ होगा तो केपी क्या होगा, कम होगा। केपी कम हुआ इसका मतलब क्या है, क्यू कम हो गया, क्यू इज लेस देन केपी, क्यू इज लेस देन केपी, और क्यू इज लेस देन केपी तो कहां पर रिएक्शन जाएगी, फॉरवर्ड। क्यू इज लेस देन केपी इसका मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, इसका मतलब फॉरवर्ड जा रही तो कहां जा रही, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, आगे समझ। तो सिंपल हम लोग क्या याद क्या रख लेंगे, प्रेशर को यदि इंक्रीज करेंगे तो वहां पर रिएक्शन शिफ्ट होगी जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है। अब गैसियस मोल लोग भूल जाते हैं, तो गैसियस मोल का क्या मतलब है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो सम होता था, ये क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हम लोग करते थे। तो जहां सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जहां पर क्या होगा बेटा, कम होगा, वहां पर रिएक्शन शिफ्ट। ओके क्लियर है, लिख लिया। अब यदि वॉल्यूम के लिए कोई पूछे तो आपको वॉल्यूम सिंपल पता है, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट वाला कौन भी, तो जो प्रेशर के लिए था वो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाए, आगे समझ। अब यदि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, गैसियस मोल सेम है, सपोज मैं ये लिखता H2 plus I2 will form 2HI, ठीक है। अब इधर क्या है बेटा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है, अब कहीं पर शिफ्ट, अब आप प्रेशर इंक्रीज करते रहो, आपका रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी, तो फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, तो सिंपल क्या बोलोगे, आगे समझ। यदि आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इक्वल है प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्शन कहीं भी नहीं जाएगी, क्या आएगा आंसर, चाहे प्रेशर को इंक्रीज करो डिक्रीज करो, कोई ब्रेकअप आगे लास्ट नहीं समझा। यदि बेटा अभी मैंने क्या सिखाया, यदि जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वहां पर रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड, इधर कम होंगे तो फॉरवर्ड, इधर कम होंगे तो बैकवर्ड। अब यदि बेटा दोनों तरफ बराबर, यदि दोनों तरफ मोल्स बराबर तो कहां जाए, ध्यान से देखना, यदि सोचो इधर पे बराबर तो इधर भी स्क्वायर होता है, इधर भी, जो भी इधर आपने चेंजेस करे वो क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, तो क्या केपी बदलेगा, और केपी यदि केपी ही है तो क्या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इसलिए क्या बोलूं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास कमी है, ओसी होगी वो तुम्हें मैसेज में मिल जाए, वो 8 साढ़े 8 सुबह, बट ऑनलाइन है तो छोड़ना मत, आ गया क्या 8 से 10 ऑनलाइन नहीं है तो तुम लोग को इधर नहीं आना, मेरे को नहीं आना, चलो बाय, चलिए बाय।